विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। विपक्ष की ओर से कहा गया है कि सरकार ने धोखा किया है, महिलाओं को 2100 रुपए का वादा किया था संकल्प पत्र में। अरे मैं उन विपक्ष वालों से पूछना चाहता हूँ, बहुत ये लोग इकट्ठे होके गए थे हिमाचल के अंदर और वादा करके आए थे कि 1500 रुपए मिलेंगे खटाखट 3 साल में कहीं 1 रुपए देने की बात भी नहीं आई। अच्छा, हरियाणा में विपक्ष को कहीं खड़ा नहीं मानते आप? अब देखिए ना, है कहाँ, लड़ते हैं आपस में, सारा दिन लड़ते रहते हैं। आज कांग्रेस का नाम तो भगोड़ा दल होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस मनरेगा संग्राम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। संग्राम तो क्या करेंगे, तो महासंग्राम खुद ही कांग्रेस के अंदर अपने आप चलता रहता है। मेरे को तो लगता है ये कांग्रेस के लोग शायद 10-11 साल 15 साल राज से बाहर होने के बाद शायद पगला गए, बौखला नहीं गए, पगला गए। इनको कोई बात समझ में आएगी नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हमारा खास कार्यक्रम बात बेबाक आप देख रही है, जिसमें बात होगी खुलकर, जिसमें बात होगी बेबाक तरीके से। आज के हमारे खास कार्यक्रम में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं कैबिनेट मंत्री किशन बेदी जी। बहुत स्वागत है बेदी जी आपका। जी नमस्ते। क्योंकि नया साल आया है और क्योंकि नई उम्मीदें, नई आशाएं होती हैं, जनता भी उम्मीद करती है कि सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ नया तोहफा लेकर आए। इस बार क्या नया? मैं सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को अपनी ओर से वर्ष 2026 की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आने वाला वर्ष हम सब के लिए उन्नति में हो, शांति में हो, समृद्धि में हो और सभी देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इसके साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 2026 हमारी सरकार का 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। हमने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए थे, आज खुशी है मेरे को इस बात की कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने लगभग 51 से ज़्यादा अपने प्रमुख वचन हमने पूरे कर दिए। और मेरे विभाग से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा, जो लाडो लक्ष्मी बहनों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए जो योजना बनाई थी, हमने चुनावी घोषणा पत्र में, वचन पत्र में उसका जो वादा किया था, उसको भी हमने 1 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंट करके बहनों के खाते में पैसे भेजने की शुरुआत कर दी। एक ऐसी यूनिक योजना जिसने बहनों को एक विश्वास दिया कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उनको अपने पति के सामने, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने या अन्य पारिवारिक सदस्यों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। 1 लाख से कम आमदन जिन परिवारों की है, उन बहनों की हमने प्रथम चरण में शुरुआत की है। लगभग 7 लाख से ज़्यादा बहनों को हमने अक्टूबर टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर, उनमें उनके अकाउंट में पैसे डालने का हमने काम किया है। अच्छा, कितनी महिलाओं को अभी तक लाभ हुआ है, फायदा हो रहा है? अभी तक लगभग हमने, मैं यदि आपको पूरा डाटा दूं, तो अभी तक हमने इस योजना में 7,01,965 बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें 257 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में हम भेज चुके हैं। एक ये शुरुआत है प्रथम चरण की। इसमें लगभग हमारी 18 लाख बहनें, 1 लाख के कम आमदन वाली, इसमें हमारे जो रिकॉर्ड में है, उनके जुड़ने की संभावना है। और सभी प्रतिदिन 3,000 से लेकर और 5,000 तक बहनें अपने आप को इस लाडो लक्ष्मी, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप में अपने आप को अपलोड कर रही हैं। और अभी जो दिसंबर पेड जनवरी होगा, उसके अंदर अब लगभग हमारी 9 लाख बहनें इसमें इसका लाभ ले लेंगी। अच्छा, कुछ बदलाव भी किए गए हैं लाडो लक्ष्मी योजना में, वो बदलाव क्या कुछ हैं? हमने प्रथम चरण में 1 लाख आमदन वाले परिवारों को इससे जोड़ने का काम किया था और उसको बहनों को इसके लिए निवेदन किया था। अभी एक नया हमने कैबिनेट के अंदर विषय क्लियर किया है कि 1 लाख से ऊपर और 1,80,000 से नीचे की आमदन वाली बहनें, 3 कैटेगरी उसमें हमने बनाई हैं। 3 कैटेगरी किन बहनों को? उनको इंस्पायर करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनको एक इस प्रकार का उनको मनोबल बढ़े, उस बात को लेकर हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है और अभी कैबिनेट में उसका बिल हमने लेके आए हैं, उसको पास भी कर दिया है। उन 3 कैटेगरी में एक तो वो बहनें होंगी जिनके बच्चे चाहे हरियाणा शिक्षा बोर्ड से या CBSE शिक्षा बोर्ड से
जिन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास में 80% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, उन बहनों को हम 1,80,000 रुपये आमदन वाली बहनों को भी लाडो लक्ष्मी योजना का हम लाभ देंगे। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी क्लास 1, 2, 3 और 4th 4 कक्षा तक के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कि निपुण की पूरे केंद्र सरकार की योजना है, उस निपुण योजना में जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उन बहनों की आमदन 1,80,000 से कम है और 3 बच्चे जिनके हैं, उनको भी इस योजना का हम लाडो लक्ष्मी योजना का हम लाभ देंगे। और तीसरी कैटेगरी सैम और मैम जो कुपोषित बच्चे हैं, हमारे आंगनवाड़ी और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट उसकी मॉनिटरिंग करता है। जो बच्चे कुपोषित थे परंतु उनकी माता ने मेहनत करके उनको बढ़िया नर्सिंग करके उन बच्चों को कुपोषण से उसको बाहर लेकर आने का काम किया, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम किया, क्योंकि ये जो बच्चे आज बच्चे हैं ये हमारे आने वाला एसेट्स है। बिल्कुल। और उनको यदि आज पहले 1,000 दिन के अंदर जो बच्चे की ग्रोथ बनती है, उसी प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है, उसी प्रकार से उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और जो बच्चा बाल्यकाल में कहीं कमज़ोर रह जाए, कुपोषित रह जाए, किसी कारण से कोई समस्या खड़ी हो जाए, तो फिर वो अगले टाइम में आप चाहे जितनी मर्जी व्यवस्थाएं खड़ी कर ले, उस बच्चे को आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो उन माताओं को भी इंसेंटिव देने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए भी हमने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जोड़ने की शुरुआत की है। ये 3 कैटेगरी को हमने अभी 1 जनवरी को जो हमारी लाडो लक्ष्मी योजना की एक कैबिनेट में हमारा एजेंडा आया था, उसको हमने प्रूव कर दिया। इन 3 कैटेगरी की बहनों को भी हम इसका लाभ देंगे। अच्छा, एक बदलाव की आपने बात कही कि 80% तक जिस बच्चे के मार्क्स होंगे, जिसके परसेंटेज होंगे, उसको लाभ मिलेगा, उसकी माता को उसका लाभ मिलेगा। कुमारी सैलजा ने कहा है कि क्या अपने बच्चे की काबिलियत को साबित करने के लिए अब सरकार से योजना का लाभ लेने के लिए हमें काबिलियत साबित करनी पड़ेगी बच्चे की? मेरे को तो वो बयान पढ़ के हैरानगी हुई। केंद्र में 2-2 बार मंत्री रहे, लगातार देश की राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा सैलजा जी करती रही हैं, और उनका ऐसा बेतुका और बेहुदा बयान। अरे हमने ये कहा है कि जो बच्चे 80% ले गए हैं उनकी माता को इंसेंटिव देना है। कौन सैलजा जी से पूछ रहा है कि काबिलियत आपसे पूछेंगे, किससे पूछेंगे? जिन बच्चों ने मार्क्स ले लिए, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने में, बच्चे को स्कूल भेजने में, बच्चे की उसकी खान पान की व्यवस्थाओं में, उसको वेल ड्रेस्ड अप करने के लिए, उसको ट्यूशन, उसकी कोचिंग, उसको टाइम देने के लिए, हमारी जो फैमिली है, जो घर का मुखिया है, उसको कमाने के मामले में, रोजगार के मामले में, खेती के मामले में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समय कम दे पाता बच्चों को। माताओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन माताओं के बच्चों ने यदि 80% नंबर ले लिए, उनकी मेहनत की वजह से ले लिए, उनकी प्रिपरेशन की वजह से ले लिए, तो उनको इंसेंटिव देना, क्या सैलजा जी की ये बात दिमाग में नहीं आ रही है? मेरे को तो लगता है ये कांग्रेस के लोग शायद 10-11 साल 15 साल राज से बाहर होने के बाद शायद पगला गए हैं। बौखला नहीं गए, पगला गए हैं, जिनको कोई बात समझ में आएगी नहीं। अरे यदि किसी ने, हमारा बच्चा यदि फर्स्ट डिवीजन लेके आता है तो हम भी तो खुश होते हैं, हमारा बच्चा मेरिट में आता है, किसको खुशी नहीं होगी? बिल्कुल। और उनकी माता को यदि इंसेंटिव दे रहे हैं, उनको यदि कोई सम्मान दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता सैलजा जी को ऐसा कौन सा विचार उनका दिमाग में आया। कोई हमने किसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगा, हमारे पास रिकॉर्ड में है। सरकारी स्कूल में जो बच्चा करके आएगा उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और उसकी जो कैटेगरी है 1,80,000 रुपये से जिन बहनों की आमदन कम है या जिनके 3 से कम बच्चे हैं, उनको हम ये लाभ देंगे, ऑटोमेटिक देंगे। इसमें पता नहीं, मुझे लगता सैलजा जी कौन से ख्यालों में खोई हुई हैं। अच्छा, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सरकार हर महीने 1100 रुपए देगी और जो 1,000 रुपए का है वो ब्याज के साथ एक मुश्त मिलेंगे। इससे महिलाओं को क्या लाभ? अभी हमने एक ऐसा, सरकार के पास हर तरह से फीडबैक आते हैं। ये हमारा प्रथम चरण का, ये हमारी शुरुआत थी 1 लाख से कम आमदन वाली बहनों की। दूसरे चरण में हमने 3 कैटेगरी और जोड़ दी, चौथी 5वीं कैटेगरी और जोड़ेंगे इसमें, और बहनों को ज्यादा लाभ मिल सके। सुझाव आया कि आज 2100 रुपए यदि बहन के हाथ में आते हैं तो छोटी छोटी जरूरतों में उनको खर्च कर देती है। बैंक में सेविंग शायद संभव नहीं हो पाती। तो हमने एक लोगों की तरफ से सुझाव आया, बहनों की तरफ से सुझाव आया, मुख्यमंत्री जी को फीडबैक मिला, आप जैसे मीडिया जगत के लोग भी हमें कई प्रकार के सुझाव देते हैं, उन पर भी सरकार काम करती है। तो हमने एक आरडी के माध्यम से 1,000 रुपया सभी बहनों के अकाउंट में हम डालने का काम करेंगे।
और 1100 रुपये प्रति माह उनके अकाउंट में, उनके हाथ में हर महीने भेजने का काम करेंगे। वो एक फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा जी। वो 36 महीने का होगा या 60 महीने का होगा, वो तय करेंगे। और उस पर जो ब्याज आरडी पर जो नेशनलाइज बैंक देते हैं, उस ब्याज सहित एक मुश्त उनको, यदि वो 36 महीने का हो जाता है तो 36,000 रुपये हो गए, प्लस उसका इंटरेस्ट हो गया, तो वो लगभग 40,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। अब मैं 40 बोल रहा हूँ तो 40 नहीं, कैलकुलेशन करके नहीं बोल रहा हूँ मैं आइडली बोल रहा हूँ, अप डाउन जो भी होगा, वो पैसा बहनों के खाते में एक मुश्त जब हाथ में जाएगा। छोटी छोटी जरूरतें होती हैं बहन की, किसी ने रसोई की छत बदलनी है, किसी ने कोई टॉयलेट में चेंज करना है, किसी ने कोई मकान में, घर में फ्लोरिंग करनी है या छत बदलनी है, वो एक मुश्त पैसा बहन के हाथ में आएगा और नेशनलाइज बैंक से उस गरीब परिवार की बहन का सीधा अकाउंट जुड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस प्रकार का विचार आया, और विचार आया तो हमारी सरकार ने उसके लिए तय किया। अब हम एक नेता का बयान सुन रहे थे, कहता ब्याज खाने की मारी हरियाणा सरकार। अरे ब्याज खाने की मारी, यदि बहनों का पैसा ही हमें खाना होता तो हम 21 रुपए घोषणा क्यों करते? उनकी जब उन लोगों की सरकार थी, उनके तो कभी ये दिमाग में नहीं आई बात ये कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए, परिवार की मजबूती के लिए, परिवार के उत्थान के लिए कोई ऐसी योजना भी लेकर आनी है। तब तो वो लोगों का, अपने सरकार के टाइम में तो लोगों का हक छीनने के लिए बैठे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज एनडीए की सरकार हर वर्ग को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, उन्होंने कहा कि जब भारत 2047 में विकसित भारत होगा तब 4 वर्ग उनके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो कौन से 4 वर्ग हैं? पहला वर्ग युवा, नंबर 2 महिलाएं, नंबर 3 किसान। तो उसी योजना को लेकर बहनों का सशक्तिकरण हो, इन सभी बातों को जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी प्रदेश की सरकार भी उन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही है। अच्छा, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। विपक्ष की ओर से कहा गया है कि सरकार ने धोखा किया है, महिलाओं को 2100 रुपये का वादा किया था संकल्प पत्र में, और अब उसके बाद इस पर कैप लगाकर अलग अलग कंडीशंस रख रही है सरकार। नहीं, देखिए, मैं तो ऐसी कौन सी योजना है जो जो जब वो सत्ता में थे उन्होंने लागू की और उसमें बदलाव नहीं किए? चेंजेस तो स्वभाव है जी। जब योजना बनती है वो कुछ और होती है, जब योजना इंप्लीमेंट करते हैं लोगों के सुझाव भी आते हैं, लोगों की चर्चाएं भी आती हैं। मैंने पहले ही क्लियर कहा था कि पहले चरण में हमने 1 लाख से कम आमदन वाले परिवारों को लाभ देने की जरूरत है। मैं अभी आपको बताता हूँ, जिन परिवारों की वार्षिक आमदन 1,80,000 रुपये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 15,000 रुपये लगभग उस महीने उस परिवार की आमदन है। जब भी तो 1,80,000 बता रहा। और जिनकी आमदन 1 लाख रुपए है वार्षिक, तो उनका मतलब उनकी 12,896 8,000 के आसपास है। और यदि शुरुआत की जाए तो पहला हक 8,000 वाले का बनता है या 15,000 वाले का बनता है या 25,000 वाले का बनता है? सबसे पहली जरूरत किसकी है? जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, पहले उनको सशक्त करते हुए हमने प्रथम चरण के अंदर 1 लाख रुपए की बात की है। अब इसमें वो कंडीशन बताएंगे, इसमें वो शर्तें बताएंगे। अरे मैं उन विपक्ष वालों से पूछना चाहता हूँ, बहुत ये लोग इकट्ठे होके गए थे हिमाचल के अंदर और वादा करके आए थे कि 1,500 रुपए मिलेंगे खटाखट खटाखट। 3 साल में कहीं 1 रुपए देने की बात भी नहीं आई। इसी प्रकार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में करके आए थे ये। अब जब ये अपने आप बोलते हैं, वहां तो 1 पैसा देने की शुरुआत नहीं करते। जहां हम शुरुआत करते हैं उस पर बट, परंतु, इफ, पता नहीं कौन से क्वेश्चन मार्क लगाकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज पंजाब के अंदर 3 साल की ज्यादा सरकार होगी, उन्होंने भी कहा था कि 1,500 रुपए देंगे। अभी तक तो 1,500 रुपए उन्होंने बुढ़ापा पेंशन भी देने की शुरुआत नहीं की। और हम 3,200 रुपए सम्मान पेंशन प्रत्येक वर्ग को देने का काम कर रहे हैं। और देश के अंदर सबसे ज्यादा 36 लाख लोगों को दे रहे हैं, 3,200 रुपये महीना दे रही हैं, सबसे बड़ा अमाउंट दे रहे हैं। तो ये लोग कथनी और करनी में फर्क है। अखबार में बयान दे के विपक्ष अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है, सुर्खियों में रखना चाहता है, परंतु देश की जनता और प्रदेश की जनता कभी इनके झांसे में आएगी नहीं। अच्छा, कांग्रेस मनरेगा संग्राम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये कार्यक्रम होगा प्रदेश भर में। क्या कहेंगे आप? क्या कहना, कैसे देखते हैं? क्या कहना था? अभी तो उनके पोस्टर पे लठ बजेंगे, फिर जब फील्ड में जाएंगे स्टेज पे लठ बजेंगे। संग्राम तो क्या करेंगे, तो महासंग्राम खुद ही कांग्रेस के अंदर अपने आप चलता रहता है। एक वो पदयात्रा निकाल रहा है, हुड्डा का मैं जाऊंगा नहीं,
वो कहता है कि इन सब को यहाँ पे मंच पे लेके आऊंगा मैं। वीरेंद्र सिंह कहता आना पड़ेगा, इनके ऐसे हालात पैदा कर दूंगा। अब किस प्रकार कभी कैप्टन अभय सिंह यादव बयान देते हैं कांग्रेस के बारे में, संपत सिंह आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़कर चले गए। आज आप देख लेना कि कहीं पे इन महासंग्राम के अंदर कहीं शैलजा जी का फोटो मिल जाए, रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय महामंत्री का फोटो मिल जाए तो मैं आपका चोर हूं। और जहां पर शैलजा के लोग या रणदीप सिंह सुरजेवाला के लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे, संग्राम करेंगे या महासंग्राम करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें कहीं हुड्डा की फोटो नहीं मिलेगी। इनका तो महासंग्राम अपना चला हुआ है और 1-2 साल से चला हुआ, वर्षों से चला हुआ है। कांग्रेस का ना कोई नेता है, ना कांग्रेस की कोई नीति है, ना कोई कांग्रेस की नीयत है। परंतु मैं मनरेगा की बात पर एक बात बड़े विस्तार पूर्वक कहना चाहता हूं। मैं केवल 4 बिंदु पर आपके सामने बात करूंगा। कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके प्रधानमंत्री जी ने जब ये बिल पार्लियामेंट में लेके आए तो उसमें कहा, और शिवराज चौहान जी जो कृषि मंत्री है केंद्र के, उनका भी बड़े विस्तार पूर्वक प्रेस में सब कुछ छपा। परंतु मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन लोगों ने 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी, बड़ी अच्छी बात है। हम उसको 125 दिन कर रहे हैं, बताओ इसमें गरीब का क्या नुकसान कर दिया। अब कांग्रेस किस विषय पर महासंग्राम करेगी समझ नहीं आ रहा। विपक्ष कह रहा है कि 60 और 40 का जो ये दायरा है ना, ये ठीक नहीं है। क्या 60-40 का दायरा? राज्य की जो सरकार है वो वहन करेगी 40% तक जो खर्च है। तो क्यों ना करे? विपक्ष कह रहा है कि सारे क्योंकि सेंटर केंद्र को का माल करनी को चाहिए। लूटने के लिए क्या? यही चोरी तो पकड़नी थी। सभी प्रदेश सरकारों ने इतने लोग रजिस्टर्ड कर दिए जो लोग हैं ही नहीं दुनिया में। अभी आपको पता होगा 60 साल में सरकार रिटायर कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर 60 साल की रिटायरमेंट का है। 85 साल की महिला मनरेगा के अंदर काम कर रही है बिल्कुल। और वो ऑन बेड, और उसकी भी पेमेंटें ये लोग खा रहे हैं। इन चीजों का मैं आपको 1 to 1 बताता हूँ। हमने 125 दिन कर दिया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान का जब खेती का पूरा पीक सीजन होता है, चाहे बिजाई का हो चाहे उसको कटाई का हो, हार्वेस्टिंग का हो चाहे वो सीडिंग का हो, तो उस समय एक बहुत बढ़िया काम का एक खुलता है। परंतु मनरेगा भी उस समय अपने काम शुरू करता है। हमने कहा कि हम हरियाणा प्रदेश सरकार ये तय करे जब आपके किसान का पीक सीजन होगा उन दिनों में मनरेगा ये जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी का हम फुल स्टॉप लगाएंगे। वो वहां की सरकार तय करेगी उनका पीक सीजन कितने दिन का होगा, ताकि किसान को मजदूर मिल सके, ठीक मजदूर मिल सके। अब क्या है, उधर मनरेगा में काम चल रहा है, उधर किसान का पीक सीजन चल रहा है। वो मजदूर चाहता है कि यदि मुझे ब्रेक मिले तो मैं कुछ ना कुछ काम खेत में करके और एक्स्ट्रा अर्निंग कर लूं। अब कांग्रेस को यह परेशानी है, क्यों उसका एक्स्ट्रा आमदनी क्यों हो जाए? 2 विषय हो गए ना, एक तो 100 का हमने 125 दिन किया, इनको परेशानी होगी। हमने उनको वहां के प्रदेश सरकार को इसके लिए पावर दे दी, इसके लिए हमने ऑर्डर दे दिया कि आप पीक सीजन में श्रमिकों की उपलब्धता गांव के अंदर रहे, इसके लिए आप विचार कीजिए। 125 दिन वहां से कमाए और बाकी वो पीक सीजन में भी मजदूर को काम मिले, एक्स्ट्रा काम मिले, तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और गांव के अंदर किसान को मजदूर उपलब्ध रहेंगे। आज हमारा जीरी का सीजन है या गेहूं का सीजन है, तो हम लेबर कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? हमें बिहार से लानी पड़ती है, हमें राजस्थान से लानी पड़ती है, हमें उत्तर प्रदेश से लानी पड़ती है। यदि हमारे ही मजदूर वहाँ पे उपलब्ध होंगे तो कितना प्रदेश को लाभ होगा और कितना श्रमिकों को लाभ होगा। 2 विषय। तीसरा विषय, कोई भी मॉनिटरिंग आज तक जो मनरेगा के अंदर काम वो कर रहे थे उसकी करने वाला कोई नहीं था। उनको काम का डिवाइडेशन ऐसा किया था कि कच्ची सड़क पे वो मिट्टी डाल लेंगे ताकि उसको रिपेयर कर सकें। ठीक है जी, हो गया। अब कितने दिन डाल लेंगे कच्ची मिट्टी? उनको कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन के काम में इजाजत नहीं थी। हमारे गांव का सरपंच लेबर लेने के लिए बाहर जाता था, शहर से लेबर लेके गांव में आके काम करवाता था, चाहे गली का है, खड़ोंजे का है, गली नाली का है, कोई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, कोई पंचायत घर बन रहा है, कोई खेल स्टेडियम बन रहा है, कोई नहर की खुदाई का छोटा मोटा काम है जो फिजिकल काम होते हैं, किसी रजबाए की और माइनर की सफाई का काम है, वो हमें अलग से ठेकेदारों के माध्यम से लेबर लेके आनी पड़ती थी। परंतु गांव में हम अपने मजदूर को काम दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जो मनरेगा में रजिस्टर्ड हो गया वो और काम नहीं करेगा। हमने उसके लिए वो रास्ते भी खोल दिए कि गाँव में जब आवश्यकता होगी उस प्रकार की हमारे श्रमिक उनको उपलब्ध रहें।
और तीसरा उस काम की मॉनिटरिंग। अब सरकार कांग्रेस को दिक्कत क्या हो रही है? आप तो रास्ते खोलने की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इन्होंने मनरेगा को खत्म कर दिया, गरीबों के साथ धोखा किया। अब ये तो पता नहीं क्या कहेंगे, इनके कहने से कुछ होता है क्या? ये तो कल कह रहे थे संविधान बदल देंगे। ये तो हमसे सबूत मांग रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर आपने स्ट्राइक क्यों की है। सैनिकों से पूछ रहे थे कि आपने कितने लोग मारे या कितने लोग मरे, उनसे हजारों गोला बारूद का हिसाब मांग रहे थे। इनकी तो मति भ्रष्ट हो गई है, और जब मति भ्रष्ट हो जाती है फिर उसको कोई दिमाग काम नहीं करता। चाइना से जाके उनके एजेंसियों से मिलते हैं, कनाडा में जाके उनकी गुप्तचर एजेंसियों से मिलती हैं ये लोग, जाके देश के अंदर जानजी की बात करते हैं, देश में आग लगाने की बात करते हैं। ये लोग, इनका प्रजातांत्रिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनका विश्वास रह ही नहीं गया है। और मैं अंतिम बात जो कहना चाहता हूँ, आज तक किसी की भी मॉनिटरिंग काम की होती नहीं थी। अब जब सबसे बड़ा दर्द क्या है इनको, कि मोदी जी ने कह दी है कि मैं प्रत्येक काम की मॉनिटरिंग करूंगा, इस प्रकार का सब्स्टिट्यूशनल स्टाफ हम वहां पे लगाएंगे ताकि जो काम करे उस काम की समीक्षा हो। नंबर 2, जिसने काम किया है उसको उसकी मजदूरी मिली या ना मिली, इस बात की भी हमें गारंटी हो। पहले बजट ही नहीं दे रखा था, बजट हम देंगे, समीक्षा नहीं करेंगे। ये क्यों, मतलब क्यों ना करें? मजदूर के जेब में जान नहीं रहा, मजदूर के हाथ में जान रहा, तो बीच में कौन खा रहा था? उनका आज तक सोशल ऑडिट ही किया ही नहीं, किया भी तो उस पर लिपापोती की। तो कांग्रेस को इन सभी बातों से लेकर परेशानी है। एक पंजाब के और मुख्यमंत्री विधानसभा में वो लेके आ गए कि हम तो इसका विरोध करेंगे। अरे विरोध कर लेना, पहले पढ़ लो ना, उसकी समीक्षा तो कर लो। समीक्षा करने के बाद जो बिंदु आपको लगते हैं ये मजदूर हित में नहीं है, उनको सुधारीकरण की बात की जा सकती है। परंतु नहीं, पढ़ना नहीं, कागज भी आपने देखा था लोकसभा चुनाव में एक किताब उठा के घूम रहे थे, संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। जब अनुराग ठाकुर जी ने लोकसभा पूछा, अरे उठाए तो फिर रहे हो किताब को, इसमें पन्ने कितने हैं, पेज कितने हैं, कभी पढ़ा है कि नहीं खोल के? तो फिर इन लोगों की कहीं कोई जवाब था नहीं। इसी प्रकार से अभी विकसित भारत जी राम जी की जो स्कीम, ग्रामीण आजीविका मिशन मोदी जी की सरकार जो लेके आई है, उसको इन्होंने स्टडी करने की जरूरत ही नहीं समझ रहे। और जब आप जैसे पत्रकार इनसे तीखे सवाल पूछेंगे फिर उनके पास कोई जवाब भी नहीं होगा। विधानसभा में लेके आएंगे बिल एक से एक, नो कॉन्फिडेंस का लेके आया, जवाब देने से पहले भाग गए। उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे लेके आए थे, जवाब सुनने से पहले भाग गए। आज कांग्रेस का नाम तो भगोड़ा दल होना चाहिए, और कहीं पे लोकसभा में भी इनका लोगों की सीरियसनेस नहीं है, इसी प्रकार की कोई विधानसभाओं में सीरियसनेस नहीं है। मैं आप लोगों को माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष का ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, और ना नेतृत्व है। अच्छा, हरियाणा में विपक्ष को कहीं खड़ा नहीं मानते आप? अब देखिए ना, है कहाँ, लड़ते हैं आपस में, सारा दिन लड़ते रहते हैं। हुड्डा के कार्यक्रमों का वो विरोध करेंगे। अच्छा, हुड्डा की राजनीति को कैसे देखते हैं अभी के प्रेजेंट टाइम में? मैं तो उस दिन रामकुमार गौतम जी कह रहे थे, हुड्डा जी ये जो कांग्रेस है ना उत्तरी भारत के अंदर, ये सिर्फ आप ही के मुंह नजर आ रही है, यहाँ पे कहीं पे कांग्रेस है नहीं। पंजाब में क्या स्थिति है, J&K में क्या स्थिति है, दिल्ली में तो 3 प्लान से उनका खाता ही नहीं खुला, ना कोई लोकसभा में ना कोई विधानसभा में, 0 पे आउट हो रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्थिति है, ये स्थिति गुजरात में है, ये स्थिति अब बिहार में क्या हुआ, एक बोलेरो गाड़ी में सारे विधायक आ जाते हैं। अब वो भी कितने दिन रहेंगे मुझे नहीं पता, नीतीश पे कि सब वो हाजिरी मारने लगे शुरू कर दें। तो कांग्रेस का देश में कहीं मेरे ख्याल से कम से कम 12 प्रदेश तो ऐसे हैं जहां 10 से नीचे का आंकड़ा कांग्रेस। अच्छा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस कह रही थी हम जीत रहे हैं, इस बार सरकार बनाएंगे, अगले दिन सुबह होती है तो बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी विधानसभा चुनाव के सत्र में शायद आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, रिकॉर्ड भी किया होगा, ये नो कॉन्फिडेंस लेके आ गए, इस बात का लेके आ गए कि वोट चोरी की। जब हमने जवाब दिया कि भूपेंद्र हुड्डा जी आप नेता प्रतिपक्ष थे और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, आप में अंदर इतना अभिमान आ गया था कि 44 विधानसभा में तो आप वोट मांगने के लिए नहीं गए। सभी नेता पार्टी छोड़ के गए, जिंदल जी गए, सावित्री जिंदल जी चले गए, किरण चौधरी चले गए, कुलदीप बिश्नोई जी चले गए, सभी लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे, और आप लोग इतने अभिमान में चूर थे, आपको परवाह ही नहीं थी, आपके नेतृत्व को परवाह नहीं थी। चलते चुनाव के अंदर शमशेर गोगी जी ने क्या बयान दिया कि मैं पहले अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने दोस्तों का घर, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा, फिर मैं अपने दोस्तों का घर भरूंगा, यदि कुछ बचेगा फिर हल्के में दूंगा। इस प्रकार अभिमान में आ गए थे, मैक में बांट के बैठे थे, घोड़े बुला लिए थे, जलेबियों के स्टॉल लगा लिए थे, परंतु लोगों की नब्ज ये समझेंगे नहीं।
शैलजा जी को अपमानित करके वोट ना मांगे, उसको घर बिठा दिया। रणदीप सुरजेवाला इतना बड़ा नेता, उसको फ्रिज करके एक विधानसभा तक सीमित कर दिया। तो जब सामूहिक आप लड़ाई लड़ ही नहीं रहे, चुनाव जीतने की आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं बच रही है, तो चुनाव कहाँ से जीतोगे? अच्छा, कांग्रेस, क्योंकि अब देखिए पद यात्राएं निकाली जाती हैं, अब फिर मनरेगा संग्राम कार्यक्रम होता है, जब चुनाव आते हैं कांग्रेस गायब हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, बिहार के अंदर ये गए, मोदी जी चुनाव की शुरुआत करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जो बैकवर्ड समाज का सबसे बड़ा नेता, जिसने सामाजिक न्याय की बात की, 2 बार मुख्यमंत्री रहे जी, सैन समाज के बड़े नेता जिनकी बहुत बड़ी मान्यता, उनकी जन्मस्थली पे जाते हैं, कर्पूरी गांव में जाते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं और पूरे बिहार की समृद्धि और उन्नति के लिए वहां से हवन करके वोट की अपील के लिए निकलते हैं। और राहुल गांधी जाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, 1 महीना पहले नारेबाजी की और पूरे चुनाव में गायब हो गया। और 3 दिन पहले गया दोबारा लास्ट में, तो जाके एक 3 फुट गहरे तालाब में कूद गया, वहां मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। अब ये आदमी सीरियस है ही नहीं है, जब चुनाव लड़ने का इनके अंदर मादा ही नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए कोई गंभीरता ही नहीं है। और वो तो क्या हुआ, हम तो डूबे से हम तुम्हें भी संग ले डूबे गेले, चिरंजीवी के वो क्या है उसका, तेजस्वी यादव का भी इलाज कर दिया, उसका भी सबसे कम स्कोर पे पहुंचा दिया। तो इंडी गठबंधन पूरी तरह फेल है, नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है, गंभीर इंडी गठबंधन है और इन लोगों की नीयत के ऊपर दुनिया को शक होता है। तो इसलिए इन लोगों को सीरियस ले नहीं रहा और पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का तो कोई नाम लेवा बचा ही नहीं। इसी प्रकार से स्थिति परे भी बढ़ती जा रही है। तो आज कोई सीरियसनेस और गंभीरता, हम भी बहुत समय तक विपक्ष में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लंबा विपक्ष, नरेंद्र अडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने बहुत लंबे समय तक विपक्ष के अंदर राजनीति की, परंतु ऐसी गंभीरता कहीं नजर नहीं आई। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में, स्वर्गीय रमेश जोशी जी के नेतृत्व में, स्वर्गीय ओम प्रकाश ग्रोवर जी के नेतृत्व में, इसी प्रकार से गणेशी लाल जी के नेतृत्व में, कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में, आत्म प्रकाश मनचंदा जी के नेतृत्व में, सुभाष बराड़ा जी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय तक विपक्ष में हम रहे, परंतु कभी भी गंभीरता को हमने छोड़ा नहीं। और समाज की और समाज हित की जो सरकार ने काम किए उनका हमेशा तारीफ भी की, और यदि नहीं किए तो उनको लेकर हमने धरने प्रदर्शन भी किए, लोगों के बीच में गए, लोगों को अवेयर किया। आज इस प्रकार का मादा कांग्रेस में और कांग्रेसियों में, विपक्ष के लोगों में है ही नहीं है। अच्छा, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष की ओर से। सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं वो ये कि हरियाणा सरकार विफल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। एक 3 अक्षर हैं ये, विफल, कोई भी कह देगा, परंतु आज गैंगस्टर्स को, गुंडा तत्व को हमारी हरियाणा पुलिस मजबूती के साथ, जिसको जैसे इलाज की जरूरत है वो इलाज कर रही है। कांग्रेस के राज में तो उनको संरक्षण था गुंडों को, इंडियन नेशनल लोकदल के राज में तो गुंडों को संरक्षण होता था, उनके नाम से गैंग चलते थे, उनकी एक ब्रिगेड चलती थी। आज कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि ये नैब सिंह सैनी जी का संरक्षण इस आदमी को है, किसी मिनिस्टर का संरक्षण किसी आदमी को है, किसी सांसद का संरक्षण है, किसी केंद्रीय नेता का संरक्षण है, जिसको जिस इलाज की जरूरत है हरियाणा पुलिस को वो इलाज कर रही है। आप प्रतिदिन देख रहे होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल का नेता पानीपत के अंदर उसको किडनैप किया, उसका मर्डर किया, परंतु परसों उसको इनकाउंटर करके जेल में डालने का काम किया। नरवाणे में स्थिति की तो नरवाणे में भी ये इलाज किया। तो आज हरियाणा पुलिस बड़ी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए खड़ी है और उसके पीछे नैब सिंह सैनी जी का बहुत ही, हरियाणा पुलिस के पीछे नैब सिंह सैनी जी का पूरा मनोबल उसके साथ है। उनको फ्री हैंड किया, हमने हाथ बांधने का कभी काम नहीं किया। जिसको जिस प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत होगी वो करेंगे। अच्छा, आपने नरवाना का जिक्र किया क्योंकि सीट बदली गई आपकी और वहां से भी जीत हासिल की आपने। देखिए, ये पार्टी की रणनीति, पार्टी की योजना थी। पार्टी ने कोई सर्वे किया होगा या पार्टी कोई विषय ऐसा आया होगा दिमाग में, जब केंद्रीय नेतृत्व कोई निर्णय करता है तो फिर उसके ऊपर कोई चिंता और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। केंद्र ने निर्णय किया, मुझे आदेश दिया कि आप नरवाना जाइए, तो जो मैंने उसमें अपनी बात कहनी थी मैं नेतृत्व को कही, जब तक कहने की जरूरत थी मैंने बताई, परंतु जब उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी का 1 लाइन ऑर्डर है तो अपन कार्यकर्ता के नाते जाके डट गए। और जनता जनार्दन ने, मतदाता ने और वहाँ के लोगों ने इतना आशीर्वाद और इतना प्यार दिया कि मैं तो क्या, मेरी 7 पीढ़ियां कभी भूल ही नहीं पाएंगी। उन लोगों का ऋणी हूँ और ऋण उतारने का पूरा प्रयास करूंगा, अपने जीवन में करूंगा। यदि मैं चला जाता हूँ तो अपने बच्चों कह के जाऊंगा कि उन लोगों का कर्जा
हमने उतारना है। अच्छा, उस समय मन में कुछ था असमंजस की स्थिति की जीतेंगे नहीं, हारेंगे? वो जो स्थिति थी वो मैंने अपने नेतृत्व से शेयर कर ली थी। अच्छा। परंतु नेतृत्व ने जब कह दिया कि सूचना के बाद सोचना बंद, तो फिर हमने सोचना बंद कर दिया और प्रभु का नाम लिया। गैबी साहब महाराज जी के जाके वहाँ पे नतमस्तक हुआ। नरवाना विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपना पल्ला पसार के हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद मांगा और उन लोगों ने बड़े खुले मन से मुझे आशीर्वाद दिया और विजयी हुई और हरियाणा प्रदेश में सरकार भी बनी। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार मेरी बदली हुई है। इससे पहले मैं 94 में पार्षद कुरुक्षेत्र में बना। 2005 में पार्टी ने कहा कि आप रादौर यमुनानगर जिले में जाकर चुनाव लड़िए, हमने वहाँ चुनाव लड़ा। फिर पार्टी ने कहा नहीं, आप शाहबाद जाके कुरुक्षेत्र जिला में चुनाव लड़िए, हम फिर शाहबाद आ गए। अब पार्टी ने कहा कि नरवाना जाइए, तो हम नरवाना चले गए। आगे जो पार्टी का देश होगा वो करेंगे। यदि पार्टी कहेगी नहीं बेदी चुनाव नहीं लड़ना, संगठन काम करना, फिर संगठन काम करेंगे। जो जैसी पार्टी का देश होगा, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी सर्वप्रथम है, अपनी जान से भी पहले पार्टी है। अच्छा, पार्टी का आदेश प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आता है तो, क्योंकि चर्चाओं में आपका नाम भी है, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, दावेदारी की जो लिस्ट आ रही है उसमें सबसे ऊपर आपका नाम भी शामिल है। अब समझे हम हरियाणा बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष, आप कितने तैयार? नहीं, आपके समझने से कुछ होने वाला नहीं है और ना ही आपको ये कोई आपके पास कोई लिस्ट आपने देखी कि सबसे ऊपर मेरा नाम है, सबसे नीचे मेरा नाम है। सूत्र कोई नहीं होते हैं, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें होती हैं। आपकी खुशी भी है चेहरे पे। नहीं, मैं कार्यक्रम में एक आपकी एक गलतफहमी दूर कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले बात तो ये है कि मोहनलाल बड़ौले जी का भी कार्यकाल बकाया है और मोहनलाल बड़ौले जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा चुनाव के अंदर मजबूत लड़ाई लड़ी, विधानसभा चुनाव के अंदर तीसरी बार सरकार बनाई, सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं सिंबल पर हमने जीती। उसके बाद संगठन के जितने भी काम हैं मोहनलाल बड़ौले जी के नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, संगठन में आज बहुत अव्वल पोजीशन पर हरियाणा है। देश के बहुत अच्छे प्रदेशों में आज हरियाणा के संगठनात्मक कामों की चर्चा होती है और जिस प्रकार गतिमान बड़ौले जी हर समय रहते हैं और बड़े संगठनात्मक रूप से काम करने वाले नेता हैं, तो मोहनलाल बड़ौले जी का भी कार्यकाल बकाया है। और यदि कोई बदलाव की बात आती भी है तो फिर पार्टी किसी से चर्चा नहीं करती, किसी से पूछती नहीं, ना उनको सूत्रों की जरूरत होती। जब बीजेपी या तो बदलाव करती नहीं, करती है तो फिर निर्णय करती है। जो निर्णय पार्टी करेगी किसके पक्ष में करेगी। मैंने तो 13 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया, स्वर्गीय रमेश जोशी जी के साथ भी काम किया, ओम प्रकाश ग्रोवर जी के साथ भी काम किया, कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ भी काम किया, रत्नाल कटारिया जी के साथ भी काम किया, गणेशी लाल जी के साथ भी किया, मनचंदा जी के साथ भी किया, रामविलास शर्मा जी के साथ भी किया, सुभाष बराड़ा जी के साथ भी किया, सुभाष बराड़ा जी के बाद धनखड़ जी के साथ भी किया, नायब सिंह सैनी जी हमारे अध्यक्ष थे तब उनके साथ भी काम किया, अब मोहनलाल बड़ौले जी के साथ भी काम करते हैं। जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, हमें तो संगठन के काम के नाते किसी के साथ काम करने में कोई कठिनाई नहीं। सभी के साथ मिलकर हमने इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का निर्णय लेकर हम लोग आए हैं। कोई सत्ता के लिए या इस प्रकार की कोई योजना बना के कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं आता। वो तो सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर मेरी भारत माता परम वैभव तक कैसे पहुंचे, चहुमुखी विकास कैसा हो और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके विकास के अंदर मेरी क्या भूमिका हो सकती है, ये सोच लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है और उसी कार्यकर्ता की श्रेणी में, उसी लाइन में कृष्ण बेदी खड़ा है। तो बीजेपी को हम इसी तौर पर जानते हैं कि ऊपर से जब आदेश आता है तो वो गद्दी संभालनी ही पड़ती है, चाहे वो पीछे की लाइन में क्यों ना बैठा हो, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। नहीं, वो तो मैं बात आपकी बिल्कुल मान गया, परंतु मैं जो बात मैंने कहनी थी वो मैंने कह दी। कार्यकर्ता के नाते पार्टी का प्रत्येक पद पर मैंने काम किया, मंडल के सचिव से लेकर एससी मोर्चा का, युवा मोर्चा का महामंत्री, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, एससी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री, एससी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का जिला अध्यक्ष, जब भी कोई जहाँ जिस आवश्यकता पड़ती है पार्टी को, जहाँ जरूरत समझते करते हैं काम। परंतु आज मोहनलाल बड़ौले जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की संगठन की टीम और सरकार की टीम बड़ी मजबूती से काम कर रही है। ठीक है, एक आखिरी संदेश दर्शकों के लिए 2026 की शुरुआत में। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र के लोग हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया का मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस आज गुरुग्राम में है। आज हम 24 घंटे बिजली देने में सक्षम हैं।
सबसे बढ़िया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा प्रदेश के अंदर है। सबसे ज़्यादा स्कूल्स में परिवर्तन किया है तो हमारी सरकार ने किया है। किसान की प्रत्येक फसल एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमारी सरकार देती है, और केवल खरीदने की गारंटी नहीं देती, 24 घंटे में उसकी पेमेंट देने का काम करती है। बहनों का सबसे ज़्यादा सम्मान यदि किसी ने किया है तो एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया। चाहे हैप्पी कार्ड के माध्यम से है, चाहे 18 लाख बहनों को गैस सिलेंडर 500 रुपये का देने की बात है, लाडो लक्ष्मी देने की बात है, विधवा बहनों के लिए 3200 रुपये पेंशन देने की बात है। उन सभी विषयों को मैं शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा की नायब सिंह सैनी के मंत्री होने के नाते, नायब सिंह सैनी के माध्यम जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इन तीनों चीज़ों की आपको गारंटी देते हैं। और हरियाणा प्रदेश देश के ही नहीं, दुनिया के प्रमुख प्रदेशों में, प्रमुख स्टेट्स में आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारी सरकार 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, बिना भेदभाव के करने वाली है, जाति पाति से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर काम करने वाली सरकार है। और हम उस नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की है, और इसी चिंता में हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी चिंता के साथ प्रत्येक वर्ग का विकास हो, इस सोच को लेकर हम चले हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हरियाणा सरकार शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री किशन बेदी, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया। फिर होगी मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।